नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल खत्म किया था। पढ़ रहे थे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने राउंडिंग ऑफ मतलब राउंडिंग ऑफ के बारे में हमको पढ़ना था आगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ के बारे में क्या होता है, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं राउंडिंग ऑफ क्या होता है। बच्चों, राउंडिंग ऑफ क्यों आया हमारे लिए, यहाँ भी इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि बच्चों यार, क्या होता है कि जैसे कुछ भी हमने मेजर किया, कुछ भी हमने चीजें मेजर की। ठीक है, तो जैसे कि हम कुछ भी मेजर करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर मतलब कुछ भी, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, 1 किलो मेरे पास चीनी है बच्चों, 1 kg में बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 kg शुगर है। तो बच्चों, ये 1 kg जो शुगर है मेरे पास, ये एग्जैक्ट, तो अगर मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूंगा फिजिक्स के अंदर, अगर मैं प्रॉपर डिफाइन करूंगा, ये केजी है। पर इसके अंदर कुछ मान लेते हैं, कुछ ग्राम्स भी होंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखूंगा 1.00123 किलोग्राम में इसको बोल रहा हूँ, मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये हमने क्या किया, ये हम मान रहे हैं कि इसको भी मैं 1 किलोग्राम बोल दूंगा यार, क्योंकि ये चीजें तो मेरे लिए क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ आराम से कि ये क्या है, नेग्लिजिबल है। तो बच्चों, कभी कभी चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस हो जाती है कि हमको क्या करना पड़ता है। जैसे ये हमारे अंदर, इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रही है। अभी 6 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है, हमने क्या किया, हमने 1 किलो चीनी को क्या किया, मेजर किया, वेइंग मशीन पे हमने मेजर किया और हमने देखा कि इसकी अब वैल्यू आ रही थी मेरी 1.00123 आ रही थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इतनी बड़ी वैल्यू तो मैं क्या करना चाहूंगा, इतनी बड़ी वैल्यू तो मेरे को नहीं देखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू का कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा। तो राउंड ऑफ में कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। कि जैसे कि अगर ये 3 है तो बच्चों, ये अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा, अगर जैसे इसके अंदर बच्चों मेरे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कर रहा हूँ राउंड ऑफ। तो इसके अंदर मैं राउंड ऑफ कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू को मुझे हटाना होगा, इस वैल्यू को मुझे गायब करना होगा। और इस वैल्यू को हम कैसे गायब करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे, और ये वैल्यू जो है बच्चों क्या होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारे इस वाली, ये प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है हमारी, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। और ये कैसे डिपेंड करती है, कि कैसे, अगर मेरा क्या है, कि अगर मुझे बोला जाए, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने तुमको क्या दिए, 9 रुपए दिए बच्चों, मैंने तुमको 9 रुपए दिए। ठीक है, तुमको 9 रुपए दिए और एक मैंने बंदे को दे दिए, 11 रुपए दे दिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, राउंड ऑफ में बोल सकता हूँ कि मैंने तुम दोनों को 10 रुपए दिए। तो मैंने क्या किया, 9 का भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया 10, और 11 का भी मैंने राउंड ऑफ कर दिया 10, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए बच्चों, ये हम फिजिक्स के अंदर जब राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, तो उसको हम वैसे हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट को हम कम करते हैं, तो हमको राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग, ओमिटिंग मतलब ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब हम हटा रहे हैं एक, जैसे कोई मेरे पास वैल्यू है, जैसे हमने इसके अंदर, जैसे कोई मेरे पास वैल्यू है 1.2345 है, 56 है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये इस वैल्यू को हमको हटाना है। ठीक है, इस वैल्यू को हटाने का मतलब ये हमारा क्या होता है, राउंड ऑफ करना। बच्चे, राउंड ऑफ, जैसे तुम हमसे बोल दिया जाए कि यार तुम्हारा हाइट क्या है, राउंड ऑफ तुम्हारी हाइट क्या है, या तुम कितना भाग सकते हो, या तुम्हारे पास राउंड ऑफ कितने पैसे हैं। कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारे पास 3,000, तुम्हारे पास मान लेते 3,000, 3,000 इतने हैं, 3,495 पैसे हैं तुम्हारे पास, रुपीस है मतलब। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तुमको बोल सकता हूँ ना कि तुम्हारे पास 3,500 रुपीज है तुम्हारे पास, राउंड ऑफ में अगर कर रहा हूँ इसको, तो इस तरह से हम ये राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली डिजिट को मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिजिट बच्चों हमको देखने को मिल रही है कि ये डिजिट क्या कर रही है, इसको चेंज कर रही है, और ये कैसे चेंज करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम ये करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट एंड द रिटेनिंग ओनली द डिजायर्ड नंबर, जिस जैसे कि हमको डिजायर्ड करना है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे को दो राउंड ऑफ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर लिखूं, तो हम उसके अंदर कैसे लिखेंगे। ठीक है, कि कैसे ये चेंज होगा, तो वो हम बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ। तो हम लास्ट डिजिट के अंदर क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है,
हम राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है 1, जैसे कि अगर मैं कुछ और वैल्यू मान लेता हूँ 5.39। अब देखिए बच्चों, अगर मेरे पास ये 5.39 वैल्यू है, ठीक है, और मेरे पास कौन सी वैल्यू है, एक है मेरे पास वैल्यू 5.31 है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू 5.3 के करीब है और कौन सी वैल्यू 5.4 के करीब है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू दिख रही है मेरे को 5.39, ये किसके करीब है, ये मेरे 5.40 के करीब है। मैं बोल सकता हूँ इसको आसानी से। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस दोनों के बीच के अंदर जो गैप है वो 0.01 का गैप है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, अगर मैं ये लास्ट वाले डिजिट को मैं हटाऊंगा, ये वाले डिजिट को मैं हटाऊंगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5.30 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमको देखने को मिल रहा है कि हम 0.01 जो है राउंड ऑफ कर रहे हैं, पर मतलब मैं इस 5.39 इधर भी है, 5.31 इधर भी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको सीधा बस 5.3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके करीब है, तो इसलिए मैंने इसको 5.40 कर दिया, और ये इसके करीब है तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया इस तरह से। तो राउंड ऑफ ये कर दिया, और मुझे पता है कि इसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, ये जीरो को हटाना चाहूँ, तो मैं 5.4 सीधा आसानी से बोल सकता हूँ, और 5.3 मैं बोल सकता हूँ कि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है, तो इसलिए हम ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर मुझे कम सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, अगर हम किसी को ऐड कर रहे हैं, तो हमको राउंड ऑफ करना बच्चों आना चाहिए। ठीक है, तो इसके भी कुछ हल्के हल्के से रूल्स होते हैं बच्चों, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल्स है बच्चों राउंडिंग ऑफ के, जैसे कि हम मेजर करेंगे तो रूल्स क्या होंगे राउंडिंग ऑफ के, उसके बारे में हम बात करते हैं। इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच। However, if it is more than the 5, then the cut of digit is increased by 1। तो ये क्या कह रहा है, ये हमको कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई डिजिट है, कि वो जो डिजिट है मेरी 5 से क्या है, कम है, तो 5 से अगर मेरे पास डिजिट है तो मैं क्या करूंगा, उस डिजिट को हटा दूंगा, उसको कट ऑफ कर दूंगा। पर अगर मेरी जो डिजिट 5 से बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी पहली वाली डिजिट जो होगी, ठीक है, उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा 1 से। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है 5.34 है, 5.34, तो मेरे को क्या देखने को मिला, जो मेरी 4 वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 5 से कम है। ठीक है, 5 से कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5.3 मैंने इसको कर सकता हूँ। अगर मैंने जैसे अगर मैं इसको, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास होता 5.39 होता बच्चों, तो मैं इसको 5.3 नहीं करके इसको मैं 5.4 करता। क्योंकि ये 5 से मेरी बड़ी वैल्यू है, तो मैं इसको क्या इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राउंड ऑफ करके मैं इसके पास लिख सकता हूँ। ठीक है, 5.4 के पास में इसको लिख सकता हूँ। उसी तरह से अगर मेरे पास 5.38 है, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 5.328 को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 5.33 से, क्योंकि 8 क्या है मेरा 5 से बड़ा है। तो अगर मेरा 8 5 से बड़ा है और मैं इस वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करूंगा, तो मुझे पहली वाली जो मेरी प्रीसीडिंग वैल्यू है, जो कि है मेरी 2, तो मैं उसको 1 से बढ़ा दूंगा। तो ये है बच्चों हमारा एक सिंपल सा रूल। ठीक है, कुछ और भी रूल्स है बच्चों इसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान था बच्चों। क्या हमने ये सीख लिया कि हमने राउंड ऑफ करना आ गया है। ठीक है, 5.34 को मैं लिख सकता हूँ 5.3, 5.328 को मैं लिख सकता हूँ 5.33 मैं लिख सकता हूँ। 8 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, कैसे, 8 को मैं क्या करूंगा, अगर ये मैं 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, मेरी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमको इस तरह से ये बता रहा है। और अगर मेरी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होगी, अगर मेरी जो वैल्यू होगी बच्चों, लास्ट वैल्यू जो होगी, वो अगर वो 5 से कम होगी, तो मेरी जो प्रीसीडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो उसको हम सीधा आसानी से उसको हटा सकते हैं। 4 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और भी रूल्स हैं बच्चों, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द रूल इज, कि अगर कह रहे हैं कि अगर मेरी इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो आ रही है वो 5 आ रही है, ठीक है, कि मेरी क्या आ गई वैल्यू, 1.235 आ गई बच्चों। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, हमने तो पढ़ा था कि भाई 5 से अगर ज्यादा होगा तो मैं पहली जो मेरी प्रीसीडिंग वैल्यू मैं उसको बढ़ा दूंगा, और अगर बच्चों में 5 से छोटा होगा तो मैं इसको घटा दूंगा। पर 5 के केस के लिए एक और रूल है बच्चों। ठीक है, ये लास्ट रूल है हमारा राउंडिंग ऑफ के लिए, और ये भी आसान ही है बच्चों, इसमें तुमको कुछ मतलब ये भी आसानी है, इससे ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर सारी चीजों को मेजर करते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट हम बताते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा आसान है, इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इफ द प्रीसिडिंग डिजिट इज इवन, कह रहा है कि अगर हमारी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है, ठीक है, तो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा, उसको मैं क्या ले सकता हूं, जैसे कि मेरा ये है
265 है, तो कह रहा है कि मेरी जो हम क्या देख रहे हैं कि मेरी जो प्रीसीडिंग डिजिट है 6.265 कह रहा है ये, और हमको देखने को मिल रहा है जो मेरी प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, वो इवन है, वो इवन है। तो इवन होगा बच्चों, तो हमारा क्या रूल आएगा, हमको ये बोल रहा है कि अगर मेरा प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो मैं सिंपली उसको क्या कर दूंगा, मैं अपने 5 को क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, उसको मामा के घर पे भेज दूंगा। ठीक है, सीधा मैं ड्रॉप कर दूंगा। अगर मेरा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 6 के बराबर है, तो मैं सीधा इसको लिख दूंगा। कैसे, इसको मैं लिख दूंगा 6.26 मैं लिख दूंगा आसानी से। ठीक है, और अगर मेरा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है बच्चों, ये द प्रीसीडिंग सॉरी ओड है मेरा, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो उसके केस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं 6.275 है, 6.275 है बच्चों मेरे पास, और मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा और मैं इसको देखने को मिला जो मेरी प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, ओड है। ओड है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, तो 5 को मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंक्रीज करके 8 कर दूंगा, जो मेरे प्रीसीडिंग डिजिट के अंदर मैं 1 प्लस कर दूंगा, मतलब 6.28 मैं कर दूंगा। ये एक छोटा सा रूल था बच्चों, और बस ये खत्म हो गया, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो गया है समाप्त। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ हमने पढ़ लिया है, हमने सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ लिया है कि हमको एरर कैसे निकालना है, हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है कि कैसे, कि अगर मेरे पास क्या दो वैल्यू है बच्चों, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 1.2 को ऐड कर रहा हूँ 1.345 को मैं ऐड कर रहा हूँ, 4.291 को मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस 1 कर रहा हूँ, तो बच्चों इस केस के अंदर मेरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आएगा बच्चों, जो वैल्यू आएगी, अगर मान लेते हैं कुछ भी वो वैल्यू आ रही है, तो उस केस के अंदर हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1, क्योंकि इसके अंदर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमको बता रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ये डिफाइन कर दी, ये हमने सीख लिया, इस पे हमने महारत हासिल कर लिया। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया, अगर किसी को डाउट हो तो बच्चों अभी भी ये कोई हमसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल फॉर डिटरमाइनिंग द uncertainty in the result of arithmetic calculation, if the set of experimental data is specified to n significant figures, तो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और मेरा जो डाटा आ रहा है उसके अंदर आ रहा है एन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी मेरी एन सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू आ रही है मतलब कुछ जैसे कि 1.23 आ रही है बच्चों, अगर इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है, तो मेरा जो कंबाइनिंग डाटा होगा बच्चों उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर ही हम फिर इसके अंदर बात करते हैं। The relative error of a value of number specified to the significant figure depend not only on the number of significant figure but also on the number itself। तो बच्चों ये इस तरह से ये कुछ थ्योरी है, हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये कुछ खास भी नहीं है, तो इसको तुम जानो या ना जानो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम बात करते हैं बच्चों, हम डायमेंशन की हम बात करते हैं। हेलो आशीष, हेलो अरमान सिंह, हेलो जसनप्रीत। ठीक है, तो अब बच्चे करते हैं, डायमेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। Dimension of any physical quantity are those power which are raised on a fundamental unit to express the unit of the physical quantity। तो बच्चों डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे बच्चों हमारी फिजिक्स के अंदर जो भी होता है, जैसे टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो भी हमारी है, तो उनके डायमेंशन की अगर वो बात कर रहा है, तो डायमेंशन क्या होती है, हमारी क्या होती है, पावर होती है, फंडामेंटल यूनिट की पावर होती है। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है बच्चों, हमारी फंडामेंटल हमने यूनिट देखी थी कौन कौन सी, हमारी 7 यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट। जैसे हमने देखा था कि लेंथ के अंदर होती है, लेंथ को हम करते हैं बच्चों मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर की, ठीक है, और मास को हम करते हैं किलोग्राम के अंदर, टाइम को करते हैं सेकंड के अंदर, वो हमने फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखी थी। तो उसी के अंदर हम ये हमारी जो कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, हीट हो गया, उन सबको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ठीक है, उस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कि अगर मेरी कोई क्वांटिटी है बच्चों, जैसे एनर्जी है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मान लेते हैं कि वो डिपेंड कर रही है, वो प्रोपोर्शनल है किसी मतलब लेंथ के उस वो स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी डायमेंशन होगी इसकी वो m स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और लेंथ, क्योंकि लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मेरी मीटर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ जो मेरी एनर्जी होगी वो मीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बच्चों हमारी डायमेंशन होती है।
डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन। ठीक है, तो डायमेंशन देख लेते हैं बच्चों हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का। जैसे लेंथ का बच्चों हमको दिया जाता है L, M का होता है बच्चों T, इलेक्ट्रिक करंट का होता है A मतलब एम्पियर का होता है A, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है बच्चों मोल। ठीक है, ये तो हमने पहले ही सबसे पहले लेक्चर के अंदर ये हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमारी क्वांटिटी बनेगी फिजिक्स के अंदर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनेगी। कि अगर मेरी एनर्जी है तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी मेरी लेंथ पे, मास पे या इलेक्ट्रिक करंट पे या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि अगर मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने पावर पे डिपेंड कर रही है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि वो L की पावर A, T की पावर सॉरी अगर वो मास पे भी डिपेंड कर रही है तो मैं बोल देता हूँ कि M की पावर B, T की पावर C, इस तरह से वो डिपेंड कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि ए बी सी क्या है, पर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी जो लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। बच्चों पता है ये डायमेंशन एनालिसिस क्यों आया हमारी लाइफ के अंदर? पता है बेसिकली क्या होता है, जब शुरुआत के अंदर जब काफी ज्यादा नॉलेज नहीं थी हमें फिजिक्स के बारे में, तो हम क्या करते थे फिजिक्स को समझने के लिए, क्या करते थे कि हम देखते थे कि जैसे कि मेरा फोर्स है, मेरा प्रेशर है, कि हम क्या करते थे, हम पहले हम समझते थे कि हमारा जो फोर्स है, प्रेशर है या कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है किस पे डिपेंड कर रही है। और अगर मुझे पता लग जाएगा कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड कर रही है, कि मान लेते हैं कि ये मेरी कोई फोर्स है जो कि डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और फिर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मैं इसके टर्म के अंदर मैं इसको लिखूंगा। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चों मेरा जो डायमेंशन होता है सब चीज का फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे क्योंकि फोर्स का डायमेंशन जैसे मेरा एम ए जो फिक्स ही रहेगा बच्चों, डायमेंशन हमेशा फोर्स का, चाहे ये एम ए हो चाहे ये क्या हो मेरा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर हो, या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो मतलब K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो। तो इन तीनों के केस के अंदर हम देख रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू आ रही है 3 फॉर्म के अंदर, मास इंटू एक्सेलरेशन, दो इसके अंदर भी आ रही है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ रहा है, M1 M2 आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो डायमेंशन होगा फोर्स का वो हमेशा सेम रहेगा, जो कि होता है बच्चों हमारा, कि इसमें से हम निकालूंगा ML2 to the power -2 जो कि रहेगा हमेशा फिक्स। तो बच्चों ये डायमेंशन होती है हमारी इस तरह से। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इनके टर्म के अंदर हम लिख देते हैं हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म के अंदर हम लिख देते हैं, तो सबका जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो फिजिक्स हम इस तरह से हम पहले क्या करते थे, हम देख लेते थे कि बच्चों हमारा किस पे वो डिपेंड कर रहा है, कि फोर्स जो है मेरा या कोई भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मेरा सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं उसका क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, और क्या करूंगा मैं देख लूंगा कि जो उसकी डायमेंशन है मैं इक्वेट करूंगा, और मेरा क्या हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि वो किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है, मेरा दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि जो फिजिक्स थी बच्चों पहले की वो कैसे कैसे डिपेंड करती थी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या किया न्यूटन ने, क्या किया देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा, कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरा फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर, मास के ऊपर। अगर मेरे पास दो मास है इस तरह से, अगर तुमने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर समझ लीजिए कि इस तरह से ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये जब तुम पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या सोचा होगा, कि उन्होंने देखा होगा कि हमारा जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे मास पे डिपेंड कर रहा है, उनके डिस्टेंस के बीच में डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने इस तरह से ये हमको ये इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। Dimensional formula of physical quantity is an expression which show how and which of the fundamental quantity represent the dimension। ठीक है, तो बच्चों हमको ये क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो कि हमको बताएगा कि किस तरह से वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि मतलब हमारा जो कुछ भी जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी है कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड कर रही है और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि फोर्स है मेरा, मुझे पता है फोर्स होता है मेरा एम ए, एम का हो गया बच्चों एम, ए का क्या होता है बच्चों L/T², L/T² मतलब L⁻²।
2। तो बच्चों मेरा फोर्स का डायमेंशन हो गया mL (T⁻²। उसी तरह से अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, लेंथ अपॉन में टाइम, तो वो इसकी क्या हो जाएगी L(T⁻1). उसी तरह से बच्चों एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी L(T⁻²). या ठीक है, इस तरह से हम ये डिफाइन करते रहते हैं। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of a physical quantity। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम कि हमारी जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पावर है, प्रेशर है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि प्रेशर जो है मेरा डिपेंड कर रहा है किस किसके ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है मेरी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैं बोल देता हूँ कि ये लेंथ की पावर पे डिपेंड कर रहा है, ए एल ए कर रहा है, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे डिपेंड कर रहा है, एम बी मैं बोल देता हूँ। और मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये इन तीनों पे हमने देखा कि ये ऑब्जर्व किया, हमने खुद से ऑब्जर्व किया, हमने ये फील किया, मान लेते हैं कि हमने ये फील किया। कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैंने नाम दे दिया है पी, और ये डिपेंड कर रहा है इस तरह से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि पी विल बी इक्वल टू LA(M⁻B)T⁻C। और अगर हम मान लेते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में K मान लेता हूं, तो इस तरह से ये कुछ होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्रेशर का जो डायमेंशन हमको पता है पहले से, या P का डायमेंशन हमको पता है, तो मैं यहां से इक्वेट करूंगा, तो मेरे को एक नया पता लग जाएगा कि किस तरह से ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि जैसे अगर मैं इसको फोर्स मान लूं बच्चों, ठीक है, फोर्स मान लूं इसको मैं, ठीक है, तो फोर्स मैं मान रहा हूं, तो बच्चों मेरा यहाँ पर मुझे पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर mL(T⁻²). तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या पता लग जाएगा, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि L जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है 1 पे, इसकी पावर हो जाएगी 1। तो मैं लिख दूंगा A=1। एम भी कर रहा है बच्चों मेरा 1 पे डिपेंड कर रहा है, और जो C डिपेंड कर रहा है वो -2 पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से मैं डायमेंशन फॉर्मूला किसी की भी क्वांटिटी का निकाल सकता हूँ इस तरह से। अगर मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, और मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी मदद से मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकता हूँ आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी की बात करते हैं। Of dimension only those physical quantity can be added or subtracted which have the same dimension। तो ये बच्चों हमको क्या बताता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी हमको क्या बताता है, कि ये बता रहा है कि जो हमारी क्वांटिटी है बच्चों, वो कि कह रहे कि अगर हमारी क्वांटिटीज के अंदर जिसका डायमेंशन सेम है तो ही हम उसको ऐड कर सकते हैं, कि अगर डायमेंशन ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चों मेरे पास क्या है, एक एप्पल है, एप्पल प्लस बनाना, ठीक है, 1 एप्पल प्लस 2 बनाना इज इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल, वो कितने होंगे बच्चों, कुछ नहीं होगा, वो तो एप्पल ही रहेगा, और बनाना मेरा बनाना रहेगा, क्योंकि एप्पल एक अलग यूनिट है, बनाना एक अलग यूनिट है। तो ये हमको क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी, हम एप्पल को एप्पल के अंदर ऐड कर सकते हैं, बनाना को बनाना के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं लेंथ के अंदर लेंथ ऐड कर सकता हूँ, टाइम के अंदर टाइम ऐड कर सकता हूं, पर मैं लेंथ के अंदर टाइम ऐड नहीं कर सकता। क्यों ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चों इनका डायमेंशन है वो क्या है, अलग अलग है। लेंथ का बच्चों L है, टी का बच्चों T है, तो बच्चों मैं इस तरह से इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। तो ये बच्चों हमको प्रिंसिपल होमोजेनिटी बताता है कि अगर मेरा क्या कह रहा है, अगर मेरा क्या है कि अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी दी जाए बच्चों, कोई क्वांटिटी मेरे को दी जाए कि अगर मेरे पास A है, ठीक है, A⁻C, B⁻D और C⁻E मैं बोल देता हूं, और मेरे पास दूसरी कोई क्वांटिटी है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं मैं, F⁻G, S⁻I, J⁻K मैं मान लेता हूं। तो बच्चों ये हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये डायमेंशन होगा ना, इसका टोटल का डायमेंशन जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे मेरा C, D, G, I कैसे भी अलग हो। ठीक है, तो मेरा डायमेंशन हमेशा ये होता है कि मेरा राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। इस तरह से हम बच्चों हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमारा ये था। तो काफी आसान होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ भी तुम्हें, बस अगर तुमने ये एक बार पढ़ लिया तो ये तुम क्या करोगे, तुम इससे खुद से कंसेप्ट बनाने लग जाओगे, तुम खुद देखने लग जाओगे कि मेरी जो, अगर मान लीजिए कि तुमने कोई रिसर्च में जाना है बच्चों, तो तुम क्या करोगे, रिसर्च के अंदर तुम क्या करोगे, तुम्हारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो तुम मेजर कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम उस पर देखोगे कि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, और तुम उसका क्या कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला उसका बना सकते हो खुद से। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की।
ठीक है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का क्या होता है, ताकि हमको क्या पता लग सके जो हमने फिजिकल क्वांटिटी जो निकाली है क्या वो ठीक है या वो गलत है, कि मतलब मेरा जो डिपेंड कर रही है मेरी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, क्या वो ठीक है या वो गलत है, इससे हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन से। टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू दी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो डायमेंशन की मदद से बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास दो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर मैं उसकी यूनिट को बता सकता हूं कि इसकी यूनिट क्या हो गई। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास क्या है n1 है, u1 है, n2 है, u2 है, जिसके अंदर मुझे क्या पता है, n2 u2 का पता है, u1 का मेरे को डायमेंशन पता है, तो मैं इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, n1 का डायमेंशन मैं निकाल सकता हूं आसानी से। ठीक है, वेयर n1 and n2 are the magnitude and u1 are due to the units of the physical quantity in the two system of unit. Find the relation between the inter डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है, उसका डायमेंशन क्या होगा, हम इस तरह से हम ये डिपेंड कर सकते हैं। और इसके बारे में तुम अगर क्वेश्चंस करोगे बच्चों तो तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने थ्योरी का पार्ट पूरा हमने कवर कर लिया है यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक हमारा हो गया है बच्चों खत्म, थ्योरी पार्ट हो गया है खत्म। अब हम करेंगे कुछ कंसेप्ट, बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, जिससे तुमको क्या आइडिया मिलेगा कि कैसे हमारा यूनिट मेजरमेंट होता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, और कैसे कि हम कैसे हम चीजों को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। बच्चों मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी कि ये आप अगर आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, उम्मीद करता हूं कि आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, हमको पता है, जो मेरा अगर तुमको नहीं पता है तो बच्चों तुम क्या सीखोगे, मतलब आगे जब पढ़ोगे बच्चों, किसके अंदर तुम पढ़ने वाले हो, अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो, कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी उसके अंदर आता है कि मेरा क्या होता है, मेरा जो रेट होता है बच्चों हीट का dQ/dt जो होता है वो बराबर होता है किसके, डेल्टा टी। ये डेल्टा टी होता है बच्चों मेरा टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है बच्चों मेरा हीट का मतलब मेरा रेट ऑफ हीट, ये होता है कि मेरा हीट किस तरह से ट्रेवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय एल ओवर के, मतलब के को मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो dQ/dt बच्चों होता है हमारा ये हमारा क्या होता है, तो dQ/dt बच्चों हमारा क्या होता है, जैसे बच्चों हमको पता है कि हमारा, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो 9th 10th में तुमने पढ़ा ही होगा कि V क्या होता है बच्चों, हमारा होता है IR के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों क्या होता है, जैसे मेरा V तो मेरा IR के बराबर होता है, जैसे कि मेरे पास ये सर्किट है और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बैटरी है। ठीक है, और मेरा क्या होगा, अगर मेरे पास बैटरी है, रेजिस्टेंस R है और ये मेरा V है, तो मेरा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम इस तरह से ओम्स लॉ जो होता है बच्चों हमारा ये होता है V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है, ये हमको क्या बता रहा है कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। उसी तरह से बच्चों क्या होता है, अगर मेरे पास क्या हो, एक रोड हो, एक मेटल रोड हो, और मैं क्या करूंगा इसके अंदर, एक मैं टेम्परेचर T1 कर दूं और टेम्परेचर T2 कर दूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर मैंने टेम्परेचर में मान लेता हूं कि टेम्परेचर T1 को मैंने बढ़ा दिया T2, तो मेरी जो कुछ गर्मी होगी बच्चों, जो हॉटनेस होगी इसके अंदर रोड के अंदर, ये मेरी रोड मान लेते हैं, ये है मेरी रोड। ठीक है, तो इस रोड के अंदर अगर टेम्परेचर बच्चों दोनों का अलग होगा, इन दोनों मतलब इस वाले पॉइंट का और दूसरे वाले पॉइंट का इनका क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, एक टेम्परेचर का ज्यादा होगा तो ये क्या चाहेगा कि ये अपना टेम्परेचर को चाहेगा कम करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी हीट को यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से मेरा क्या होता है, ये इस तरह से ट्रेवल करती है मेरी हीट। तो और हम क्या करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि बच्चों मैं इसको हीट करंट भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि हीट करंट हो गया मेरा ये, आई हो गया बच्चों मेरा ये हीट करंट। ठीक है, जैसे हम क्या डिफाइन करते हैं, V इक्वल्स टू IR डिफाइन करते हैं, इस तरह से मैं इसको मेरे टेम्परेचर करंट को भी, मेरा हीट करंट को भी मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, डेल्टा टी हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V। L ओवर के क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, L ओवर के ए हो जाएगा मेरा R। ठीक है, आई या बच्चों मेरा क्या हो रहा है, dQ/dt
V है बच्चों मेरा डेल्टा टी, R है बच्चों मेरा L ओवर के। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, तो बच्चों ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हीट करंट, ये होता है dq बाई dt का होता है डायमेंशन हमारा W। डेल्टा T हमको पता है बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, के हमको बताना है कि ये जो मेरा के है बच्चों मेरा थर्मल कंडक्टिविटी, यही हमसे पूछ रहा है, इसका डायमेंशन हमसे पूछ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी का। ए बच्चों ए का पता है बच्चों मेरे को, ए को पता, ए का बच्चों क्या डायमेंशन होता है, वो होता है एल स्क्वायर, एल का बच्चों मुझे पता है एल होता है। तो यहां से बस मुझे क्या बताना है, के का डायमेंशन मुझे पता है ना, और सबका डायमेंशन मुझे पता है। तो जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी क्या है मेरा, डब्ल्यू है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसको इधर से हटाएं, ठीक है इसका है डब्ल्यू, डी क्यू बाई डी टी क्या है मेरा डब्ल्यू, डेल्टा टी जाएगा बच्चों मेरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के माइनस इनवर्स, एल से एल कट जाएगा, एल से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा बच्चों मेरा एल, फिर यहां पर आ जाएगा एल माइनस। ठीक है, एल माइनस या मैं एम माइनस भी इसको बोल सकता हूं। तो बच्चों मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू के माइनस एम माइनस, मतलब डब्ल्यू एम माइनस के माइनस। बच्चों इसका आंसर होना चाहिए क्या, इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मेरा तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बच्चों। कैसे आपका बी आ रहा है, देखिए देखते हैं इस बच्चों इसका सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। शशांक कुमार, सुजल, रिम्पी रिम्पी, एक बार फिर से देखिए कि कैसे हमने ये गलत कर दिया है, कैसी तुम्हारी सिली मिस्टेक इसके अंदर हो गई है। कोई बात नहीं, अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता था कोई बात नहीं, हमने तुमको बता दिया, ये फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, फिर से एक बार सोल्व कीजिए और फिर से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आंसर तुम्हारा क्या सी आ रहा है या नहीं आ रहा है। या सी, तो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है सी, तो मैं तुमको फिर से बताता हूँ कि अगर तुमको सी समझ में नहीं आया ये कैसे आया, तो मैं फिर से तुमको बता सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझाया है तो मैं एक बार फिर से तुमको समझा देता हूँ। मुझे क्या करना था, डी क्यू बाई डी टी मुझे निकालना था। ये क्या होता है बच्चों मेरा, ये होता है बच्चों मेरा पावर, मतलब मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट होता है, उसको मैं बोल सकता हूँ वोट के अंदर हम इसको करते हैं मेजर। ठीक है, ये हो गया मेरा पावर डी क्यू बाई डी टी। तो ये क्या था बच्चों मेरा, डेल्टा टी एल इंटू के ए, जिसके अंदर मेरे को के का निकालना था, क्या डायमेंशन निकालना था। तो डेल्टा टी का डायमेंशन क्या है मेरा, वो है के, ए का है बच्चों मेरा एल स्क्वायर, एल का है बच्चों मेरा एल। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के जाएगा बच्चों यहाँ से राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा मेरा के इनवर्स। यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा एल, नहीं तो मैं इसको मीटर इनवर्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मेरे के का डायमेंशन आ जाएगा डब्ल्यू के इनवर्स माइनस, सॉरी के इनवर्स एम टू द पावर माइनस वन, मतलब डब्ल्यू के टू द पावर माइनस वन एम टू द पावर माइनस वन मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ हीट फ्लो, तो हमको क्या दिया गया है, हीट फ्लो हमको दिया गया है, रेट हमको दिया गया है, हीट फ्लो का रेट दिया गया है कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर बच्चों उसके अंदर लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए माना है। तो डी क्यू बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, के ए डेल्टा टी बाय एल, ये हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी मेरा वोट है, क्योंकि मेरा ये है बच्चों क्या रेट ऑफ हीट है, उसको हम पावर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो के हमको क्या है, के हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन टेम्परेचर। और डेल्टा टी जैसे बच्चों हमने देखा था ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो डेल्टा टी बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का ही काम करता है। ठीक है, तो यहां से बच्चों मेरा के की जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डब्ल्यू एम माइनस एम टू द पावर माइनस वन के टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, करते क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाय जी हैज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है ई, मुझे बोला गया है ई और जी का मुझे डायमेंशन करना है, ई और जी का मुझे डायमेंशन निकालना है। ठीक है, ई है बच्चों मेरा क्या है, ई है मेरा टोटल एनर्जी है और जी है बच्चों मेरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हमसे पूछ रहा है ई बाय जी मेरा क्या होगा। ठीक है, तो ई और जी का हमको निकालना है। ई है बच्चों मेरी एनर्जी, जी है बच्चों मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ई को हम क्या बोल सकते हैं, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, अगर तुमको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम ई को बच्चों मेरा क्या डायमेंशन हो जाएगा, एफ इंटू डी हो जाएगा, या हाफ एम बी स्क्वायर होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एम जी एच हो सकता है,
एफ डी हो सकता है, मतलब ये क्या है मेरा वर्क, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी को हम इस तरह से हम भी इसको लिख सकते हैं। तो इनकी डायमेंशन निकालिए, वो डायमेंशन बच्चों तुमको हर केस में, हर चीज में तुमको क्या देखने को मिलेगी, तीनों के केस में सेम देखने को मिलेगी। जो इसकी जो डायमेंशन आएगी, तुमको क्या करना है, फिर तुमको जी की डायमेंशन निकालनी है। जी की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, जी की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसके अंदर f की डायमेंशन तुम्हें पता है, m1 की पता है, m2 की पता है, आर स्क्वायर की पता है, तो मेरी g की डायमेंशन भी तो आ जाएगी बच्चों आसानी से। g की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, g की डायमेंशन आ गई, यहाँ से आ गई, क्योंकि f की डायमेंशन हमको पता है। f की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है मेरी m a होती है बच्चों, m इंटू a, मतलब a क्या हो गया मेरा, l टू टू दी पावर t टू दी पावर -2 हो गया। g की वैल्यू मुझे निकाल ली है, m का होगा बच्चों m, इसका होगा बच्चों m, ये हो जाएगा बच्चों मेरा l स्क्वायर। तो बच्चों मेरी g की डायमेंशन आ गई यहाँ से आसानी से, और उसी तरह से मेरी क्या आ जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या हाफ एम वी स्क्वायर निकालिए, या एम जी एच निकालिए बच्चों, जो भी आएगी डायमेंशन वो आएगी बच्चों हमेशा सेम ही आएगी ई के रिस्पेक्ट में। ई की डायमेंशन आ जाएगी और जी की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से। तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, मैं डायमेंशन मेरे पास आएगी तो मुझे उनको करना है रेशो, तो ई यही रेशो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ई का हमको पता है, ई का डायमेंशन हम निकाल लेंगे यहाँ से, एफ का डायमेंशन हम निकाल लेंगे। तो ऑप्शन बताइए बच्चों क्या होना चाहिए इसका, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों ई को हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ बच्चों हम एफ इंटू डी से करते हैं, तो ई से ई का डायमेंशन हम निकालेंगे। एफ का हमको पता है एम एल टू टी टू द पावर -2, डी का हमें पता है एल हो जाएगा। ई का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, ई का हमको पता लग गया डायमेंशन। और उसी तरह से बच्चों में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैं निकाल लूंगा, जी का मैं निकाल लूंगा क्या, डायमेंशन निकाल लूंगा इस तरह से। फोर्स होता है बच्चों मेरा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो बच्चों मेरा जी की वैल्यू आ जाएगी m टू द पावर -1 l टू द पावर क्यूब t टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास ई और जी की आ गई, हमारे पास डायमेंशन आ गई। इन दोनों का हमको करना है रेशो। रेशो हम करेंगे तो बच्चों जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा m स्क्वायर l टू द पावर -1 t टू द पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, एम स्क्वायर एल टू द पावर -1 टी टू द पावर 0 आ जाएगा। तो मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा नहीं आया तो फिर से तुम इसको कर सकते हो बच्चों। तुमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, और तुम अगर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो बच्चों कुछ फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हमारा क्वेश्चंस करना, क्योंकि हमेशा तुमसे लाइफ के अंदर, एग्जाम्स के अंदर या इंटरव्यू के अंदर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी भी तुमसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा हमेशा पेपर्स के अंदर ये हमको देखने को मिलता है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटिव एरर के बीच में एरर का हमेशा क्वेश्चन जो आएगा वो इसी फॉर्म का बच्चों हमेशा तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो तुम इसको सोल्व कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है बच्चों टाइम इंटरवल, हमको दिया गया है जो कि हमने मेजर किया है किससे, एक क्लॉक की मदद से हमने उसको मेजर किया है। जिसके अंदर बच्चों हमको टाइम आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 1.25 1.24 1.27 1.21 1.28। तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो क्या हमारी रिलेटिव एरर जो आएगी, जो उसका हमको परसेंटेज बताना है। काफी इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। इसके अंदर तुमको क्या करना है, इसके अंदर पहले तो तुमको लेना है मीन। पहले लीजिए बच्चों मीन, इसका मीन हम कैसे लिखते हैं, हम इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, वो आ जाएगा बच्चों मेरा मीन। फिर हम मीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा हम फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे उसके अंदर, जो कि होता है हमारा a माइनस डेल्टा ए मीन। उससे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, एरर उसके अंदर आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको बच्चों हम मीन से, तो बच्चों मेरा रिलेटिव एरर आ जाएगी। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरी परसेंटेज एरर आ जाएगी। बच्चों जल्दी से इसका मीन लीजिए, मीन लीजिए, सबके वैल्यूज को ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए फिर जो नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, फिर जो बच्चों मेरा जो वैल्यू आएगा, जो मेरा मीन आएगा बच्चों, फिर तुमको क्या करना है, ठीक है, तुमको क्या करना है, हमको इंडिविजुअल एरर से हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ए मीन से। ठीक है, तो हमको मिलेगा बच्चों इस तरह से, मेरे को 5 वैल्यू मिल जाएंगे, A2 A3 A4 फिर A5। ठीक है,
फिर बच्चों हमको क्या करेंगे, हमारे पास जो एरर आएंगे इस तरह से मेरे को एरर मिल जाएंगी, डिवाइड कर देंगे, फिर से हम 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो मेरा को परसेंटेज एरर मुझे मिल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आया है बच्चों डी। हमको पहले लेना है इसका मीन। तो बच्चों ये थी हमारी सारी हमारी इंडिविजुअल जो वैल्यूज थी, ये थी हमारी इस तरह से 1.25, 1.24, 1.27 हम करेंगे, हमको मिल जाएगा बच्चों, हमको मिल जाएगी उसकी एवरेज वैल्यू, हमको मिल जाएगी मतलब मीन वैल्यू हमको उसकी मिल जाएगी, जो कि आ रही है 1.25 आ रही है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, डेल्टा टी हम निकालेंगे, मतलब हमारा जो एरर आ रहा है डेल्टा ई मीन हम निकालेंगे, मतलब डेल्टा टी1 माइनस डेल्टा टी2 प्लस डेल्टा टी3 प्लस डेल्टा टी4 और डेल्टा टी5। और बच्चों हमको पता है कि जो एरर होती है हमेशा हम करते हैं उसको ऐड ही करते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले के अंदर हमारी एरर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 1.25 माइनस 1.25 मतलब 0 एरर हो जाएगी पहले के केस के अंदर। इसके केस के अंदर बच्चों मेरी एरर आएगी 0.01, इस दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस के अंदर आएगी 0.02, चौथे केस के अंदर आएगी 0.04 और उसके केस के अंदर आएगी 0.03। तो बच्चों अगर हम इसको करेंगे और हम क्या करेंगे, जो मेरी एरर आएगी बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी वो आ जाएगी मेरी 0.02 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी परसेंटेज एरर क्या होती है, बेसिकली वो होती है हमारी डेल्टा टी बाई टी। तो बच्चों मेरा डेल्टा टी क्या था, मेरा डेल्टा टी आ रहा है, मेरी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही थी वो आ रही थी 0.02, और जो मेरा मीन एरर जो आ रही थी बच्चों, जो मेरी मीन वैल्यू थी वो थी मेरी 1.25 थी। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ये आ गई मेरी रिलेटिव एरर। मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, मतलब 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, चलते बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, या कोई भी है हमारा 4th या 3rd है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 mm माइनस 0.0099 m। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है कि हमको क्या करना है, इस वैल्यू को करना है इससे सब्ट्रैक्ट, मतलब ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमको कब सिखाते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों हमको 5th क्लास के अंदर। तो अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों तुम 5th क्लास के अंदर तुमने कैसे पास की, तो मुझे इसमें हो जाएगा, तुमसे डाउट हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुमको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू को तुमको करना है सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से। इस वैल्यू को तुम सब्ट्रैक्ट कीजिए, जल्दी से बताइए बच्चों आंसर क्या होता है, और हमने क्या सीखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने ये सीखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, हम ये इसको हमको करने के लिए बस, अगर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता है, उसके रूल्स के बारे में पता है, तो तुमको इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको बस 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। देखा और सीधा आंसर मारा। तो बच्चों हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि हम क्या है, अगर मेरे पास ए है, बी है, सी है, प्लस डी है, प्लस ई है, या एफ है, मतलब 1.1 है मेरे पास, प्लस 1.1 मान लीजिए, 1.345 मान लीजिए, या 2.678 9 10 सॉरी ये मान लीजिए, 10 तो होता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 4.93218 मान लीजिए। ठीक है, इन वैल्यू को मैं ऐड करूंगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, मैं इन वैल्यू को ऐड करूंगा तो मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट के अंदर, जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर क्या दिख रही है मुझे, वो दिख रही है बच्चों मेरे को 1.1 के केस के अंदर, मतलब 2 मुझे दिख रही है। इस केस के अंदर मुझे दिख रही है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर दिख रही है मेरे को 4, इसके अंदर दिख रही है बच्चों मेरे को 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हम कंसीडर करेंगे बच्चों, जीरो भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि डेसिमल के बाद में जीरो हम करते हैं कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर मेरी 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर बच्चों मेरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट इसके अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था रूल्स के अंदर, हमने पढ़ा था कि मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब जो मेरे जो लीस्ट नंबर है बच्चों, जो मेरा नंबर होगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी जिस नंबर के अंदर, वही मुझे करनी है, उसके अंदर रखनी है। देश दीपक आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, कीप इट अप, आपका ऑप्शन ए एकदम ठीक है। ठीक है, तो जैसे आपने किया 2 सेकंड के अंदर, वेरी गुड, क्योंकि हमको पता है यार 9.9 मीटर के अंदर मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099 मीटर, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है।
ठीक है, तो मेरे को देखने को मिल रहा है जो मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट है बच्चों, वो किसके अंदर कम है, वो है मेरी कम इसके अंदर, मतलब 9.99 mm के अंदर कम है। नहीं बच्चों, ये हमारा ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, देश दीपक, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों जो मेरी इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारी, वो क्या है, वो मेरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.9 इंटू 10 टू द पावर क्या, 123, 10 टू द पावर -3 मैं लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर बच्चों मेरी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 आ रही है, मतलब इसके अंदर आ रही है मेरी 3, इसके अंदर आ रही है बच्चों मेरी 2। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, वो हो गई मेरी 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ये बता रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्यों बता रहा है देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 9.99 mm एंड 0.009 m इज, ये इस तरह से ये हमको बोल रहा है। टेकिंग सिग्निफिकेंट इनटू अकाउंट एज बोथ द वैल्यूज हैव द टू सिग्निफिकेंट figures after the decimal, so the difference will also have the two significant figures after the decimal। ये बोल रहा है बच्चों, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो बच्चों जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा इधर। तो मुझे देखने को मिल रहा है जो मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है बच्चों, ये हो जाएगी मेरी 9.9 ही रहेगी। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा जो आंसर आएगा वो 9.9 मीटर ही रहेगा। थोड़ा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे भी थोड़ी सी हो रही है कंफ्यूजन, क्या इसका होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बच्चों 5th क्वेश्चन है बच्चों हमारा डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, और हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जो हमारी 4 क्वांटिटीज है ए बी सी डी, हमने मान लेते कि हमारी कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर, एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर हम मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा, जो हमारे पास जो क्वांटिटी है ए बी सी डी मान लेते हैं, कोई ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी अपने अपने वर्ल्ड के अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर मान लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं, आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एरर 1 and 4। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारी एरर है 4 क्वांटिटी जो है बच्चों ए बी सी डी, उसको हमने कैसे मेजर किया, उसके अंदर हमने देखा कि जो उसके अंदर परसेंटेज एरर आ रही है वो 1 and 4 आ रही है। रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड, तो बच्चों पी को हम कैलकुलेट करेंगे तो पी के अंदर एरर कितनी होगी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पी के अंदर हमसे ये एरर पूछ रहा है, तो बच्चों हमको पता है जो पी के अंदर हमको एरर कैसे निकालनी होती है, अगर हमारा जो हो ए बाई बी के फॉर्म में हो। ए बाई बी के फॉर्म में हो तो बच्चों हमने क्या देखा था, हमको पता है कि ए बाई बी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में हो तो बच्चों हम एरर कैसे निकालते थे, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये हमने देखा था। और अगर मेरा क्या हो, अगर मेरा ए स्क्वायर हो बी, सॉरी, अगर मेरा a टू द पावर x हो और ये b टू द पावर बाई y हो, तो मैं लिखता था बच्चों, मेरी एरर कैसे निकालता था, x इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू वाई डेल्टा b बाई b, मैं इस तरह से मैं इसको लिखता था। चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बता रहा है ये 14, और ये 14 क्यों बता रहा है, देखते हैं कि ये बोल रहा है कि 3 डेल्टा a बाई ए की एरर हमको क्या दे रखा है इन्होंने। तो बच्चों ये हमको जो क्वांटिटी बता रहे हैं, ये ए बी सी डी की जो क्वांटिटी बता रहे हैं, ये हमको बोलना चाहते हैं कि जो इनकी एरर है वो आ रही है, जो परसेंटेज एरर है वो क्या है, वो ए की है बच्चों मेरी 1, बी की बच्चों मेरी कह रहा है कि ए के अंदर एरर जो आएगी वो आ रही है मेरी 1 आ रही है, बी के अंदर आ रही है मेरी 2, सी के अंदर आ रही है 3 और डी के अंदर आ रही है 4। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो मुझे पता है बच्चों मेरा जो एरर होगा डेल्टा पी के अंदर, तो बच्चों शायद से हमारा ये क्वेश्चन शायद से गलत हो या ठीक हो, उससे हमको लेना देना नहीं है, पर हमको ये आना चाहिए कि हमको जो अगर पी हमको दिया जाए इस फॉर्म के अंदर, तो मुझे एरर किस तरह से लिखनी चाहिए, मुझे इसके अंदर ये ध्यान देना है कि इस तरह से हमको एरर लिखनी होती है। और अगर परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हम 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमको एरर के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया कि ए बी सी डी के अंदर हमको एरर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है, पर इसके अंदर हमको ये 1 and 4 बोल रहा है, 1 to 4 बोल रहा होगा ये बेसिकली। तो मतलब ए के लिए हम मान सकते हैं 1, बी के लिए अगर मान रहे हैं कि 2 मान रहे हैं, सी के लिए हम मान रहे हैं 3, डी के लिए हम मान रहे हैं 4। ठीक है दीपक जी, तो हम इस तरह से हम इसको मान लेते, कोई बात नहीं, हमको बस क्या करना है, हमको तो अपने कंसेप्ट और अपने क्या अपनी बेसिक नॉलेज जो है अपने को करनी है अच्छे से वो
वो करनी है, मतलब ब्रशअप करनी है। तो ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा डेल्टा ए बाई, हमको मान लेते हैं ये हमको दिया गया है 1, 1 टू 4 हमको एरर दी गई है, ये मान लेते हैं एबीसीडी के केस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा ए बाई ए बच्चों मेरा 1 आ जाएगा, तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। डेल्टा बी बाई बी मेरा 2 बोल रहे हैं ये। ठीक है, और डेल्टा सी बाई सी हमको बोल रहे हैं, ये डेल्टा सी बाई सी हमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डेल्टा सी बाई सी हमको बोल रहे हैं 3, और डेल्टा डी बाई डी मुझे बोल रहे हैं ये 4 है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारी जो एरर आएगी वो 14 के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको ए बी सी डी के अंदर एरर हमको स्पेसिफाई नहीं की है, पर इस तरह से ये हम निकाल देंगे आसानी से, कि अगर मेरे को डेल्टा ए बाई ए पता है, डेल्टा बी बाई बी पता है, मतलब ए के अंदर एरर पता है मुझे, कि मान लेते हैं कि ए के अंदर एरर हमारी 1 है, बी के अंदर हमारी एरर 2 है, सी के अंदर एरर हमारी 3 है, और डी के अंदर हमारी 4 है। तो बच्चों कैसे हो जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, डेल्टा पी का जो मेरा एरर आएगा वो कैसे आएगा, मैं लिखूंगा उसको 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। तो बच्चों इस तरह से मैं एरर निकाल दूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 14 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब जो एरर बता रही है बच्चों एबीसीडी के अंदर वो 1 टू 4 बोल रहे होंगे, ये 1 एंड 4 नहीं बोल रहे होंगे। तो ये शायद से एंड, ये शायद हमको दिक्कत दे रहा है, इसके अंदर आना चाहिए बच्चों 2 आना चाहिए। तो बच्चों तुमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हमको एरर कैसे निकालनी है, कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट निकालनी है, कैसे हमको बाकी सब चीजें करनी है। तो बच्चों ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। तो अगर आप और क्वेश्चंस को करेंगे, ट्राई किए करेंगे, तो तुम्हारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो काफी आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों इस यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी की मदद से तुम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम 20 से तुम डायमेंशन देख रहे हो। डायमेंशन अगर तुमको पता है, अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू तुमको क्या दी गई है, कि जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन दी गई है, मास इंटू लेंथ दी गई है, मास इंटू टाइम दी गई है, या मास इंटू वेलोसिटी दी गई है, तो बच्चों मुझे पता है फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो मैं इस तरह से मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ बिना इसको ड्राइव किए, इस इक्वेशन को ड्राइव किए। तो बच्चों ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारा ऑप्शन एलिमिनेट के लिए, और हमारा टाइम ये बचाता है यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हमारे पास क्वेश्चन थे। तो हम मिलते हैं, हमारा टाइम भी शायद समाप्त हो गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चे आइए और थोड़ा अट्रैक्टिव रहिए, सॉरी इंटरेक्टिव रहिए थोड़ा, और कमेंट करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमें, हम आपकी प्रॉब्लम को करेंगे सोल्व। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।